हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, ये जो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे। देखो, इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, वर्ल्ड लेवल पे, रीजनल लेवल पे, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई हैं इस दुनिया के अंदर, तो उन सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर सीरीज में। देखो, इस लेक्चर सीरीज को इंटरनेशनल रिलेशन से कंफ्यूज मत होना। इंटरनेशनल रिलेशन को जब हम पढ़ाते हैं ना, तो उसको पढ़ने और पढ़ाने की अप्रोच थोड़ी अलग होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे इंडिया है तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, कैसे उसने डेविएट किया है ना, किस तरह से वो अब चल रही है। अच्छा, इंडिया का हर इंडिविजुअल स्टेट के साथ में कैसा क्या रिलेशन है, कैसा क्या उसको काम करना चाहिए, उसकी अप्रोच थोड़ी अलग होती है। इसकी अप्रोच क्या है? देखो, इसकी अप्रोच प्योरली एंड प्योरली प्रीलिम्स बेसिस पे है। क्या कि भाई फैक्चुअल जैसी चीजें थोड़ी सी अपन समझें, और कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ना, एमसीक्यूज होते हैं, उनको अटेम्प्ट करने लायक बने। लेकिन थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए और चीजों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा तड़का वो भी लगाया जाता है कि हम थोड़ा सिनेरियो भी समझें, है ना। उसके अलावा फैक्चुअल मामला है तो उस तरह से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी सीरीज में लेक्चर 1 हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल ऑर्गन्स। अभी यूनाइटेड नेशंस क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसका थोड़ा सा हम प्रीवियस बैकग्राउंड देखेंगे और सीधा टक्कर मारेंगे कि भाई एग्जैक्टली होता है क्या, इसके ऑर्गन्स क्या हैं। तो देखो, आज के लेक्चर में क्या पढ़ करेंगे, यूनाइटेड नेशन को समझेंगे कि भाई साहब ये होती क्या, कौन सी चिड़िया है, और इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या हैं। बस इतना कल्याणकारी कार्यक्रम आज के लेक्चर में किया जाएगा। अपनी इस लेक्चर सीरीज में फोकस ये रहेगा कि बेसिक नॉलेज ली जाए और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है उसको सीखने की कोशिश करेंगे, और किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। क्यों? क्योंकि देखो, अल्टीमेट एम हमें अपना ज्ञान बखान करना नहीं है। अपना एम है प्रीलिम्स को फोड़ के पास करना, पास ही नहीं करना, बढ़िया तरीके से पास करना, है ना। और वो तब होगा जब हमारी औकात इतनी बने कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो बस इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं आज का कल्याणकारी कार्यक्रम। क्या क्या पढ़ेंगे आज? इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, फिर यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन है, उसका हिस्ट्री देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली क्या होती है, ये मतलब इसके 6 ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, है ना। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रिंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या होती है। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या है, उसका रोल क्या है। भाई कोई भी चीज क्यों है इस दुनिया में, उसको समझना तो चाहिए ना पहले। ऐसे ही थोड़ी है कि हवा में तीर मारना स्टार्ट कर देंगे, चलो भाई लेट्स मेक यूनाइटेड नेशंस, ऐसा तो नहीं होता है। कोई जरूरत पड़ी होगी। तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन मैंने ये लिखी है कि द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पिंग टू सेट इंटरनेशनल एजेंडा। इंटरनेशनल मतलब कई देशों का जो अपनी कोई बात रखनी है, उनको कोई अपना एजेंडा रखना है, तो भाई वो कहां पे रखेंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेंगे, रखेंगे ना। ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे मैंने चिल्ला दिया, यहाँ पे चिल्ला दिया, यहाँ पे चिल्ला दिया, नहीं। बोले एक प्रॉपर फोरम बना हुआ है, वहां पे आओ, अपनी अपनी बात को रखो, अपना एजेंडा रखो। बड़ी अच्छी बात। मीडिएटिंग पॉलिटिकल बार्गेनिंग। देखो, इस दुनिया के अंदर हर इंसान को कुछ ना कुछ आवश्यकता है, उसकी अपनी एक बार्गेनिंग पावर होती है और उसको चीजों को बार्गेन करना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग है ना, तो इनका मीडिएशन भी करना होगा। ऐसा तो है नहीं अपन जाएंगे हमको ये दे दो, कौन दे देगा? लपड़ मारेगा, भगा देगा। तो कोई ना कोई मीडिएट करेगा। देखो, कितनी आवश्यकता है अपने को, कितना हमें पावर मिलना चाहिए, तो हर चीज का लेखा जोखा होता है ना, हिसाब किताब। तो बस उस तरीके से ही काम होगा जो होगा। प्रोवाइडिंग अ प्लेस फॉर पॉलिटिकल इनएक्टिविटी इनिशिएटिव्स एंड एक्टिंग एज अ कैटलाइज्ड फॉर कोएलिशन फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है। गठजोड़ चलते ही रहते हैं हमारे जीवन में भी। आज हम उसके साथ हैं, कल उसके साथ हैं, गुप्ता जी से काम पड़ गया, अगले दिन अपने को शर्मा जी से काम पड़ गया। उसी तरह से इंडिया को पाकिस्तान से काम पड़ गया, कभी साउथ अफ्रीका से। गलत बात बोल दी मैंने, इंडिया को पाकिस्तान से काम पड़ गया। पाकिस्तान से को इंडिया से काम पड़ेगा। पाकिस्तान तो निहायत ही नालायक देश पैदा हो गया इस दुनिया में, क्या ही बताऊं, अपनी गलती की वजह से।
वो तो गुरु घंटाल मामला है। तो हमें है ना टाइम टू टाइम कोएलिशन फॉर्मेशन करनी होती है ना, तो किसके पास कब जाना, तो वो कहाँ पे जाओगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे, बैठेंगे, है ना, जब मिल बैठेंगे तीन यार, वहां पे काम होएगा। दे फैसिलिटेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर नेशंस। बस ये जो फोटो लगाई है ना मैंने, ये बड़ी शानदार फोटो है। ये जो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है ना वहां पे जिनेवा में, उसकी फोटो है ये। तो इसके दो बड़े हेडक्वार्टर, एक तो जिनेवा में है यूनाइटेड नेशंस का और एक न्यूयॉर्क में है। तो चलो ठीक है, ये तो हो गई नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आगे वाइड यूनाइटेड नेशंस इज नेसेसरी। तो देखो द एम ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टू प्रिवेंट वार फ्रॉम हैपनिंग, कि भाई युद्ध ना हो जाए, रिस्टोरिंग सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग पीपल एंड एडवांसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। देखो ये पैलेस्टाइन के अंदर कोई बम का धमाका हुआ तो युद्ध हो रहा था ना, और यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस जा रही हैं यहाँ पे। तो होता क्या है, देखो देखो सारी बातों की एक बात, साम्राज्यवाद जो था ना, इंपीरियलिज्म, एक सेकंड देखता हूँ आगे क्या है। हाँ, यहाँ से स्टोरी बताना चालू करता हूँ मैं आपको। दुनिया को जो ले डूबी है ना चीज, वो है लालच। इंपीरियलिज्म लालच का एक प्रकार का स्वरूप था, एक फेस था। तो हुआ क्या, ये लालच खा गया 1890s में बहुत ज्यादा, क्या कि अपना कॉलोनियल एक्सपेंशन करो और कॉलोनियल एक्सपेंशन करो। तो सब देश एक दूसरे को मारने काटने पे लगे हुए थे कि भाई मैं इसकी अस्तेसी कर दूं और मैं उसकी अस्तेसी कर दूं, इससे मैं हथिया लूं कॉलोनी क्यों, मेरे को ज्यादा पैसा मिल जाएगा, मैं ज्यादा पैसा कमा लूंगा। तो ये लालच खा गया सबको, जिस वजह से क्या हुआ, ये लालच हमेशा लीड करता है यूएन क्राई को, क्राइसिस को। तो वर्ल्ड में क्राइसिस आने लग गया। तो जो एक क्राइसिस आने लग गया ना, उस वजह से वॉर हो गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 और 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। लेकिन ये वॉर जो हुआ ना, वर्ल्ड वॉर हुआ, इतनी भयानक दर्दनाक, मतलब क्या बोलते हैं, आउटकम लेके आया, इतना ज्यादा पूरे दुनिया में इसने विनाश किया कि लोगों की हो गई हालत खराब। बोले यार ऐसे तो दुनिया मर जाएगी। आइंस्टीन से, एल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार किसी ने पूछा कि सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना तगड़ा हुआ है, तो अब थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसा होगा, कैसा देखते हैं आप। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने सरकास्टिकली बोला कि साहब थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो फोर्थ वर्ल्ड वॉर होएगा ना, वो लकड़ी, डंडे और पत्थर से लड़ा जाएगा। मतलब सिविलाइजेशन की सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो यार सारी बातों की एक बात, ये सारे देश अगर एक दूसरे से लड़ते रहे तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो बोले ऐसा एक बफर सिस्टम बना दो, ऐसा एक सिस्टम तैयार कर दो कि ये एक दूसरे में उलझे ही ना। तो बस बोले कि कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दो कि युद्ध ना हो। तो क्या किया, पहले है ना एंड डायरेक्ट फाइट तो करते थे एक दूसरे से। जैसे कि मान लो इंडिया और चाइना को एक दूसरे से पंगा हो गया, तो पहले क्या होगा, आजा दो दो हाथ कर ले। अब क्या करता है, इंडिया बोलता है कि हाँ मैं यूएन में जाऊंगा, वहां पे शिकायत करूंगा, तो कम से कम लड़ाई तो नहीं होगी, है सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन तो बच गया। चाइना भी बोलता है कि हाँ मैं यूएन में जाऊंगा, यहाँ पे बात करेंगे। पहले होता ये था, अच्छा मेरी बात तो कोई सुनने वाला है नहीं, तो करो हमला, इंडिया चाइना पे हमला करेगा, चाइना इंडिया पे हमला करेगा, दोनों है ना एक दूसरे को पेलने पे लगे रहेंगे। तो वो ठोकमपंथी है ना एक दूसरे को, मतलब यही एटीट्यूड था कि कर दो इसकी तो पिटाई कर दो, वो चेंज हो जाएगा। तो बफर टाइप का एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। तो देखा जाए तो एक बफरिंग हो जाएगी और काम बढ़िया हो जाएगा। और साथ में कि देखो तुम लड़ाई मत करो, आप अपना जो एंगल है लड़ाई की बजाय ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करो ना यार। भाई वहां पर जाएंगे यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी अपनी शिकायत लेके, वहां पर इनको अच्छी अच्छी बात सुनाई जाएगी, नहीं 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 नहीं, लड़ाई नहीं करते, ह्यूमन डेवलपमेंट करो, सोसाइटी की प्रोग्रेस पे ध्यान दो, तो बस काम होता जाएगा। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन की आवश्यकता आन पड़ी। आगे चलते हैं, अब इसकी क्रोनोलॉजी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा वैसे ही देख लेते हैं। करंटली जो यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन बना है ना, अच्छा मैंने क्या है इसको पहले डाल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री क्रोनोलॉजी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अपना हिसाब तो ऐसे ही चल जाएगा। देखो यूनाइटेड नेशन जो है वो 1945 में फाउंड हुआ। करंटली 193 देश यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। बड़ी अच्छी बात, 193 देश यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। और जो लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ था 2011 में, 2011 में लेटेस्ट जो मेंबर हुआ था उसका नाम है साउथ सुडान, है कि नहीं? बड़ी अच्छी बात, सुडान अलग हो गया ना, साउथ सुडान और सुडान, सुडान के दो भाग बट गए, अच्छी बात। अब देखो 193 तो टोटल मेंबर स्टेट हैं और दो ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट हैं, एक तो होली सी और एक पैलेस्टाइन। होली सी पता है किसको बोलते हैं? वेटिकन सिटी को। तो वेटिकन सिटी को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है और पैलेस्टाइन भी
को भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। तो ये देख लिया अपन ने। इसका पर्पस क्या है? इट्स मिशन and work guided by the purpose and principles containing its founding character and implemented by its various organizations and specialized agencies। बड़ी अच्छी बात है ना। इसका जो चार्टर, इसका घोषणा पत्र ये था कि भाई साहब हमको तो अपने सिद्धांतों पे काम करना है। और सिद्धांत क्या है इसके, इसकी एक्टिविटीज क्या है? एक तो भाई साहब इंटरनेशनल पीस, दुनिया के अंदर शांति कायम रहनी चाहिए, और होनी चाहिए सिक्योरिटी। क्योंकि देखो जब तक किसी को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराओगे ना, तो वो बेचारा पीस में तो नहीं रहेगा, अनपीस ही रहेगा। और वो पीस पीस में कवर कर दिया जाएगा, है ना, उसके पीस बना दिए जाएंगे। ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन होएगा, ह्यूमैनिटेरियन एड की डिलीवरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब मान लो कहीं पर कोई त्रासदी हो गई, कहीं पे भूकंप आ गया, अब लोगों को एड चाहिए तो ह्यूमैनिटेरियन एड मिलनी चाहिए ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर अपनी सोसाइटी का, अपने समाज का, अपने एनवायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो फ्यूचर जनरेशंस को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू नहीं, तो बाबा जी का ठुल्लू से बचाना है ना इनको। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ अपहोल्ड होना चाहिए। देखो लॉ अपहोल्ड होना चाहिए, और लॉ भी कौन सा? इंटरनेशनल लॉ, जो सभी देशों को, सारी दुनिया को सर्वमान्य हो। तो ऐसा कोई नियम बनाएंगे और उसको सब फॉलो करेंगे। तो ये सब इसकी एक्टिविटीज हो गई, इसके प्रिंसिपल्स हो गए। आगे चलते हैं। तो देखो ये जो एक पैलेस्टाइन करके देश है जो मेडिटेरेनियन सी को टच करता है, तो इस पे है ना 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब बताओ मेडिटेरेनियन सी जो है वो कौन से को टच करता है? अब देखो मैं है ना इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करूं बताओ। मैं है ना इन सभी क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर करके अटेम्प्ट करूंगा। अब देखो यहां हमको पता है कि इराक तो नहीं करता, तो दो काटो, दो ऑप्शन जहां जहां पे है ना काटो साले को, इसको काटा, तो कौन से बचे? 3 और 4 तो सही है, लेबनान और सीरिया। अब जॉर्डन करता है कि नहीं करता है? तो देखो इसको याद कर लेना, स्लिप निमोनिक्स, सीरिया, लेबनान और इजराइल और पैलेस्टाइन, ये 4 जो है ना वो टच करते हैं। तो जॉर्डन भी है, उसको भी काटो। तो एलिमिनेट कर करके हम पहुंच गए ऑप्शन सी पे। तो स्लिप करके याद रखो, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है ना, एशिया के, ये स्लिप नाम है जिनका, तो वो टच करते हैं किसको? मेडिटेरेनियन सी को, है ना, ये याद रख लेना। तो देखो इन लेक्चर सीरीज के अंदर अपन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है ना, वो तरीके भी सीखेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो अपना पर्पस और एम क्या है? पर्पस और एम अपना यही है कि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखें, है ना। चलो आज के लेक्चर में तो ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, 2-4 लेक्चर अपने हो जाएंगे और थोड़ी सी अपनी तैयारी हो जाएगी, तब अपना कल्याणकारी कार्यक्रम हो जाएगा। क्यों? तब अपने पास मटेरियल काफी हो जाएगा, कंटेंट काफी हो जाएगा, तो काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे हम जो अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो ये जो 2017 में क्वेश्चन पूछा था ना, तो सेम टू सेम क्वेश्चन 2015 में भी यूपीएससी ने पूछा था सिविल सर्विसेज में। क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन टू द मेडिटेरेनियन सी। अब बताओ, जॉर्डन सबको पता है, क्यों? हमने निमोनिक से याद कर लिया ना, स्लिप। तो देखो 4 ऑप्शन थे, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। यहां पे भी देख लो, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल की जगह इराक दे दिया। तो बताओ, क्वेश्चन रिपीट कर दिया ना यूपीएससी। तो देखो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो काफी चांसेस कई क्वेश्चन सही करने के हो जाएंगे। और देखो स्टूडेंट्स के साथ में है ना रगड़ा क्या रहता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो करके नहीं जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ज्यादा एम्फेसिस करोगे, ज्यादा अपना कल्याणकारी कार्यक्रम फिट होएगा। करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसने छोड़े वो तो घोंचू निकलेगा, तो इसका तो ध्यान ही रखना। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ प्रैक्टिस? ये तोता, ये कबूतर दूसरे कबूतर को बोल रहा है। रिजेक्ट, डिसरिगार्ड, फॉरगेट, फेल, इग्नोर, नेग्लेक्ट, डल, सीज, मिस, हॉल्ट। बिल्कुल, तो मिस ही कर दोगे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे, है कि नहीं। आगे चलते हैं। अब देखो यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री क्या है, इसका फाउंडेशन कैसे पड़ा। तो 1899 के अंदर नेदरलैंड का एक शहर है, वहां पर इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुई।
ठीक है, हुई। अब ये जो इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1999 के अंदर, उन्होंने कुछ अपने जो इश्यूज चलते रहते थे उस टाइम पर, जो इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज थी ना एक दूसरे से लड़ती रहती थी, तो अपने डिस्प्यूट सेटल करने के लिए उन्होंने एक कन्वेंशन किया, कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाई, बड़ी अच्छी बात। उसके बाद में क्या किया, 1902 में ये बनाई, और इसी वजह से लास्ट बाद में है ना यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी थी। चलो उन्होंने ये बनाई, ये ज्यादा मटीरियलाइज हो नहीं पाई। मटीरियलाइज क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि इसके जो मेंबर्स थे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, और लड़ाई हो रही थी, इतना कोऑर्डिनेशन भी नहीं था। ठीक है, लीग ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सेटलमेंट बना। फिर बाद में क्या हुआ, 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, भयानक त्रासदी दुनिया में देखने को मिली। इस वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम बना था लीग ऑफ नेशंस। तो देखो हुआ क्या, लीग ऑफ नेशन कैसे बना, 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, बड़ी अच्छी बात। अब कुछ तो थे विनर्स, कुछ थे लूजर्स। अब देखो सीधी सी बात है, जो विनर होएगा वो सर्दी करेगा, तो लूजर के ऊपर ज्यादा सैंक्शंस लगाएगा। विनर कौन था इसमें, तो भाई साहब इसमें जो विनर थे ना वो फ्रांस और यूके टाइप के वो सब थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की, किनको, जर्मनी को। जर्मनी, टर्की, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये सब। इन्होंने क्या किया कि बोले कि ये जो युद्ध हुआ था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये इन कंट्रीज की वजह से हुआ है, जर्मनी की वजह से। तो इन्होंने अलग अलग नेशन के साथ में अलग अलग संधियां की, अलग अलग ट्रीटीज की। जैसे जर्मनी के साथ में ट्रीटी ऑफ वर्सा है, और ऑस्ट्रिया के साथ में ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मनी है ना, और वैसे ही टर्की के साथ में भी एक ट्रीटी की, सबके साथ में ट्रीटी की। लेकिन सबसे ज्यादा क्या किया इन्होंने, जर्मनी पर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाए। सैंक्शंस क्या लगाए, किस तरह के सैंक्शंस लगाए, कि भाई आपकी आर्मी खत्म कर दी जाएगी, एक लिमिट से ज्यादा के आपके हैवी जो शिप्स है ना वो हम रख लेंगे, आपको 15 साल तक रेगुलरली कोयले की सप्लाई फ्रांस को करनी पड़ेगी, है ना, वैसे उन नेशंस को करनी पड़ेगी। जितना भी क्या बोलते हैं युद्ध में खर्चा हुआ है ना आपको भरना पड़ेगा। 5 अरब डॉलर्स का सैंक्शन लगाया गया। अच्छा, इसकी जो मेजर रिवर्स थी उनको इंटरनेशनल घोषित कर दिया। मतलब कुल मिला के इसके फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मतलब कुल मिला के जर्मन्स की सोवरेनिटी की ऐसी तैसी करने की कोशिश की इन्होंने। फिर क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साय। तो देखो सीधी सी बात है, ठीक है गलती हो गई, दो देश लड़ लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इश्यूज सेटल करने लग जाओ। मतलब है ना, आप सामने वाले को एक्सप्लॉइट कर दो। जिस वजह से इतना तगड़ा बम्बार्डमेंट हुआ कि हिटलर का उदय हुआ और जर्मनी आया आगे, और बाद में उसने फिर से ऐसी तैसी मचा दी दुनिया की। तो दिस वॉज द वन रीजन कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो लेकिन कुल मिला के ये बात थी कि विनर कंट्रीज का लालच खा गया उनको, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी सैंक्शंस लगाए जिस वजह से जर्मनी को बड़ा अच्छा नहीं लगा, और नुकसान भी बेचारों को बहुत हुआ। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ, और जिसका नाम पड़ा लीग ऑफ नेशंस। एक तरह का यूनाइटेड नेशंस, राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं, है ना, लीग ऑफ नेशंस। अच्छा, इसके तहत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बना 1919 में, है ना, वर्साई की संधि के तहत ही। आगे चलते हैं, ट्रीटी ऑफ पीस बोलते हैं इसको, है ना, जर्मनी, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन के साथ में। आगे क्या, तो द यूनाइटेड अच्छा ठीक है, बना सो बना। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके और 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में और गपशन चलती रही, तगड़ा चला। बाद में जीरो सम गेम निकल के आया। जीरो सम गेम क्या, कि फिर से इन्होंने ये देखा कि फिर से वॉर हुआ ना तो अल्टीमेटली किसी की विजय नहीं हुई। भाई ठीक है, अगर हमारे और आपके बीच में युद्ध हुआ है, हमने आपका 100% नुकसान कर दिया, आपने भी तो हमारा 60% नुकसान किया ना, तो इसको बोलते हैं जीरो सम गेम। तो इनको लगा कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब हमको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो फिर से लड़ाई होने लग गई ना, तो उन्होंने ये सोचा कि यार अब की बार ना हिसाब किताब इस तरह का नहीं बनाया जाएगा। अब की बार क्या करेंगे कि ऐसा कोई सॉलिड पेटी पैक काम कर दें कि जिससे ये लड़ाई होए नहीं।
तो क्या हुआ, ये जो अमेरिका का ये जो राष्ट्रपति था उस टाइम पे, जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने विंस्टन चर्चिल के साथ में, विंस्टन चर्चिल कौन था उस टाइम पर, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने एटलांटा चार्टर साइन किया 1941 में। ठीक है, वो क्या किया कि भाई उन्होंने एक आउटलाइन तैयार की कि वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या मतलब एक आउटलाइन होगी वर्ल्ड की। तो बोले कि हम सबको उनके टेरिटोरियल राइट्स देंगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन का फ्रीडम देंगे, इकोनॉमिक इश्यूज पर बात करेंगे, डिसआर्मामेंट को लेके बात करेंगे, हमारे वर्ल्ड में एथिकल गोल्स क्या होनी चाहिए। तो इस बार क्या किया उन्होंने, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई, ये नहीं कि है ना घपशन मचा देंगे और बर्बाद कर देंगे जैसे पहले किया था। तो 1941 के अंदर एटलांटिक चार्टर साइन हुआ था दोनों के बीच में, और 1942 के अंदर यूएन का डिक्लेरेशन साइन हुआ। ठीक, अच्छा, प्लेजिंग देयर गवर्नमेंट टू कंटिन्यू फाइट टुगेदर अगेंस्ट द एक्सिस पावर एंड बाउंड देम अगेंस्ट मेकिंग अ सेपरेट पीस। अब देखो इसमें क्या थे, दो तरह के पावर थे, एलाइड पावर जिसमें यूएस यूके और 26 कंट्रीज थे, और एक्सिस पावर कौन थे, वही जापान जर्मनी इटली वो सब। तो दोनों की लड़ाई चल रही थी। तो लेकिन अब की बार ना हम इस तरह के हिसाब किताब खराब नहीं करेंगे। तो बात चलती गई, फिर क्या हुआ 1944 के अंदर डम्बल्टन ओक, मतलब वॉशिंगटन में एक जगह है डम्बल्टन ओक, वहां पर यूनाइटेड नेशंस का ब्लूप्रिंट बनाया गया, और 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर 50 देशों ने यूनाइटेड नेशंस का चार्टर साइन किया। ठीक, यहां पर यूनाइटेड नेशंस का चार्टर साइन किया। तो और चार्टर का मतलब क्या होता है, घोषणा पत्र। तो घोषणा हो गई ना कि भाई एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस। अब देखो इसकी थोड़ी और घपशन में अगर आप जाओगे ना तो थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री को पकड़ लेना, लेकिन अपने को उसमें जाना ही नहीं है, अपने को तो हल्का फुल्का इसको इंट्रोड्यूस करना था, और इसके बाद में एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है यूनाइटेड नेशंस का उस पर फोकस करना था। तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस बन गया था, जिसको बोलते हैं, वो 24 अक्टूबर 1945 को, जिसको बोलते हैं यूएन डे, मतलब अंडे हैं, संडे है मंडे, रोज खाओ अंडे। चलो बन गया यूनाइटेड नेशंस। अब देखो उसका जो प्रियम्बल है ना उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है, ध्यान में रखना। देखो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ो ना तो उसका मैंडेट, उसका ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब क्या है, उसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि उसका क्रक्स वहीं से निकल के आता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ऑप्शंस यूपीएससी वैसे ही बना के देता है। अब देखो ये भी चीज ध्यान में रख लेना, यूनाइटेड नेशन का जो सिंबल है ना, इसमें दो तो ऑलिव ब्रांच है और बीच में वर्ल्ड का मैप है ना। इसको देखना तो क्या था, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिटरमाइंड टू सेव succeeding generation from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human right। देखो एथिकल गोल है ना, पीस की बात कर रहे हैं, इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द ह्यूमन पर्सन, इन द इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन, बिल्कुल सही बात, एंड द नेशन लार्ज एंड स्मॉल, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझेंगे ना, जेंडर इक्वेलिटी की भी बात आ गई। आगे देखते हैं, टू इस्टेब्लिश कंडीशन अंडर विच जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम ट्रीटीज एंड अदर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कैन बी मेंटेन्ड, एंड टू प्रोमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन लार्जर फ्रीडम, बिल्कुल सही बात है। आगे, एंड फॉर दीज एंड्स, ये एंड्स कैसे अचीव करेंगे, टू प्रैक्टिस टॉलरेंस, टॉलरेंस की बात की, टॉलरेंस की बात की, एंड लिव टुगेदर इन पीस विद वन अनदर एंड गुड नेबर्स, टू यूनाइट अवर स्ट्रेंथ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल इसी तरीके से जाएंगे, टू एंश्योर बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मेथड दैट आर्म्ड फोर्सेज शैल नॉट बी यूज्ड सेव इन कॉमन इंटरेस्ट, to employ international machinery for the promotion of economic and social advancement of all people, have resolved to combine our effort to accomplish these aims। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई। Accordingly, our respective government through representative assembled in the city of San Francisco who have exhibited, ये हमने इसको अपना लिया, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस थी तो उस दिन उसमें साइन कर दिए थे, तो हमने इसका मैंडेट भी पढ़ लिया, इसका जो प्रियम्बल था वो भी देख लिया। तो भाई अपना यूनाइटेड नेशन साइन हो गया है। अब साइन होने के बाद में क्या, साइन होने के बाद में ये देखा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। देखो
जितना भी मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको एक बार रिवाइड करके और सुन लेना। बहुत ज्यादा इसमें है ना कैरिड अवे होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो वर्ल्ड हिस्ट्री का एंड नहीं है, लेकिन हमें हल्का सा इतना ही समझना है कि किस तरह से चीजें चल रही हैं, है ना। बहुत ज्यादा भयंकर लेवल पे पढ़ोगे तो बावड़े हो जाओगे। इतना इतना ही समझो, क्यों प्रीलिम्स की नेचर इस तरह की है। तो देखो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है कि भाई देखो, ये एक तो जनरल असेंबली है जिसके 193 मेंबर्स हैं, सबको वोट देने का अधिकार है, तो एक मेंबर एक वोट। अब अच्छी बात, इन्हीं से ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर्स चुने जाते हैं, है ना। अच्छा, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है ना, वो यूएन का सिस्टम तो नहीं है ना, यूएन का सिस्टम नहीं है, लेकिन मिलके काम कर लेता है। अच्छा, अगला है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अच्छा, उसके बाद में एक है सेक्रेटरी जनरल, इसका एक सचिवालय भी है जिसका हेड होता है सेक्रेटरी जनरल, वो उसका सबका फाइल्स वाइल्स का काम देखना वो सब भी होता है ना वो। एक है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जिसके 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 इम्परमानेंट, नॉन परमानेंट 2-2 साल की टर्म के लिए। फिर उसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं और उनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसियां, इनको हम तैयार करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक इसमें नहीं दिया हुआ है ट्रस्टीशिप काउंसिल, उसको 1994 के बाद में उसकी आवश्यकता ही नहीं आन पड़ी थी। अब देखो इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिस्टम किस तरह का बना हुआ है पूरा देखते हैं। देखो ये बढ़िया सा चित्र मैंने आपके सामने निकाला है। खैर इसको अपन 2-5 मिनट बाद में देखते हैं इस डायग्राम को, क्यों, क्योंकि उससे पहले पर पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जब यूनाइटेड नेशंस बना था ना, तो इसके 6 ऑर्गन थे, है ना, प्रिंसिपल ऑर्गन, उनको देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज देखते हैं। यूनाइटेड नेशन जब काम करता है ना, तो उसकी जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में तो काम करेगा ना। तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि पूछ सकती है यूपीएससी। तो यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है 6, इसको याद कर सकते हो। फ्रेस्का, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की, इसको याद कर लेना। और वर्किंग लैंग्वेज जो है वो है फ्रेंच और इंग्लिश, ज्यादातर काम इसी में ही होता है। आप है ना अपना हिसाब किताब क्या बोलते हैं बाकी लैंग्वेज में भी दे सकते हो, लेकिन डोमिनेंस सबसे ज्यादा इंग्लिश का है और फिर फ्रेंच का है, तो वर्किंग लैंग्वेज ही हो गई 2, ठीक है ना। और ये क्यों ली गई हैं, जैसे देखो स्पेनिश है तो पूरे लैटिन अमेरिका में बोली जाती है, स्पेन यहाँ पे है और स्पेन की कॉलोनी ये लैटिन अमेरिका में थी बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर स्पेन का बहुत प्रभाव है। तभी जो शकीरा है वो कोलंबिया की है और वाका वाका गाती है, और शी वुल्फ वाला गाना गाती है शकीरा, तो कहाँ किस में गाती है, स्पेनिश में गाती है ना। क्यों, क्योंकि स्पेनिश का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अच्छा, रशिया है तो रशिया इतने सारे कंट्रीज में चलती है। अच्छा, अरबिक लैंग्वेज है तो देखो अरबिक भी तो कितने देशों में चलती है। देखा जाए तो इस हिसाब से यार हिंदी का भी होना चाहिए, लेकिन हिंदी वालों को इंग्लिश में मान लिया इन्होंने। चलो ठीक है, जो भी है, धीरे धीरे अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी ना, और कल को आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी बनोगे तो अपनी बातें तगड़े तरीके से पहुंचाओगे, अच्छे से रिलेशनशिप मैनेजमेंट होएगा, तो आपके भी खाते में ये जाएगा कि इन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी को भी और या फिर इंडियन लैंग्वेजेस को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनवा दिया। ऐसे ऑफिसर्स बनेंगे अपने से भी। चलो ठीक है, आगे चल। आज का जो था लेक्चर वो हमने कोशिश की थी कि थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करें ऊपर ऊपर से। तो ये पहला लेक्चर अपना हो गया है। फीडबैक बिल्कुल देना, आप ओनली प्रीलिम्स पे दे देना। आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, टेंशन वाली बात ही नहीं है, ओनली आईएएस, नथिंग एल्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर एनी वे एनी हाउ। तो हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।